हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टेस्ट एनालिसिस। दोस्तों, ये टेस्ट 13 है और यहाँ से इससे पहले से भी कंप्लीट सिलेबस टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। होप आप अच्छा कर रहे होंगे। एज यूजुअल इस टेस्ट का डिस्कशन एनालिसिस वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बॉटनी वाले पार्ट का, जहाँ डायरेक्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे वहाँ हम आंसर पर ही रिलाई करेंगे और जहाँ समझाने का होगा वहाँ उस कॉन्सेप्ट को अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन किया जाएगा। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 105 105 समझते क्या बोल रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच विद रेफरेंस टू बी डीएनए। ना बायोलॉजिकल डीएनए के रेफरेंस में कौन सा करेक्ट मैच है? बायोलॉजिकल डीएनए के रेफरेंस में देख लेते हैं। देखिए क्या बोलना चाहते हैं, समझते हैं। ये रहा आपका बी डीएनए, ये बी डीएनए आपका, ठीक। वो बोल रहे हैं कि डायमीटर ऑफ हेलिक्स 34 एंगस्ट्रॉम। डायमीटर कौन सा हुआ है? डायमीटर हो जाएगा ये 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 डायमीटर में आएगा। ये 34 एंगस्ट्रॉम होता है क्या? नहीं नहीं, ये तो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये तो गलत बात हुई। सेकंड बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर 34 एंगस्ट्रॉम। तो अपनों को पता है कि एक पिच मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, ये होती है 34 एंगस्ट्रॉम। वो तो बोल रहा है एडजेसेंट, तो यहाँ पर हमें 10 बेस पेयर मिलते हैं और दो बेस पेयर के बीच में, दो एडजेसेंट बेस पेयर के बीच में वहां हमें दूरी मिलती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। 34 एंगस्ट्रॉम नहीं मिलती थी, ये वाली बात भी गलत है। डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्लीट टर्न्स, दो कंप्लीट टर्न के बीच की दूरी, वो बोल रहा है 200 एंगस्ट्रॉम। मैंने अभी बताया आपको दो कंप्लीट टर्न के बीच की दूरी वो तो होती है 34 एंगस्ट्रॉम, तो ये वाली बात भी गलत है। डायमीटर ऑफ द हेलिक्स इज 20 एंगस्ट्रॉम। स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दिया उसने। ये हेलिक्स का डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम होता है, यही करेक्ट है। 105 करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट अगली बात करते हैं। 106 एक डायग्राम दिया है एनसीईआरटी बेस्ड। वो बोल रहा है विद रेफरेंस टू द गिवन बिलो डायग्राम डिपिक्टिंग अ प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन अ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर एक प्रोसेस चल रहा है। क्या चल रहा है? ये अमीनो एसिड की चेन बन रही है, यानी ये चल रहा है ट्रांसलेशन। द एंजाइम दैट वुड कैटलाइज अ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन एलेनिन एंड वेलाइन इज। ये जो अमीनो एसिड दिए हैं एलेनिन और वेलाइन, इनके बीच में वो जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है वो कौन बनाता है? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम बनाता है। ये क्या होता है? ये एक राइबोजाइम का एग्जांपल है। प्रोकैरियोट में 23 राइबोसोमल आरएनए वो ये वाला काम करके दिखाता है और यूकैरियोट में 28 राइबोसोमल आरएनए ये वाला काम करके दिखाता है। उसने बोला है कि ये जो प्रोसेस चल रहा है ये चल रहा है कहाँ पर? बोला उसने बैक्टीरिया में, यानी प्रोकैरियोट की बात की है। तो यूकैरियोट का बोलता तो ये सही आता, लेकिन प्रोकैरियोट का बोला तो यही बात सही है। वो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज नाम है उसका, फास्फोराइनेज और डिहाइड्रोजिनेज थोड़ी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 106 करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। 107 बोल रहे हैं व्हाट इज ट्रू फॉर जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के लिए क्या सत्य है? देख लेते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट दिए, उनको सत्यता भी परख लेते हैं और क्या 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 सत्य है सब जेनेटिक कोड के लिए। वो पहले बोल रहे हैं एयूजी हैज डुअल फंक्शन। हाँ, दो काम है, दो रोल है उसके। एक स्टार्ट कोडॉन की तरह भी काम करता है और एक मिथ्योनिन के लिए भी होता है। सही बात है, यानी एयूजी डुअल फंक्शन, दोहरी प्रवृत्ति, दोहरे काम है उसकी। सही बात है। जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। हाँ, कुछ प्रोटोजोआ को छोड़कर, कुछ और को छोड़कर जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है, ये सही बात है। इसलिए उसने लिख दिया नियरली, कंप्लीटली नहीं लिखा, कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं हमें। जेनेटिक कोड अनएम्बिगुअस, जो जेनेटिक कोड है वो अनएम्बिगुअस होता है। अच्छा, एक ऊपर का रहेगा। जेनेटिक कोड इज डीजनरेट इन नेचर। डीजनरेट का मतलब ये होगा कि एक ही अमीनो एसिड के लिए मेरे पास एक से ज्यादा जेनेटिक कोड देखने को मिलते हैं। जैसे CCC ये प्रोलीन के लिए है, CCK भी प्रोलीन के लिए है, CCG भी प्रोलीन के लिए है और CCC तो आ गया, CCU ये भी प्रोलीन के लिए। तो ये डीजनरेसी का नेचर है, मतलब एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा जेनेटिक कोड मेरे पास होते हैं। सही बात है। दूसरा, जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना। जैसे कंफ्यूजन नहीं होने से क्या मतलब है? मेरा मतलब ये है कि जैसे CCC ये प्रोलीन को करेगा। अब ऐसा नहीं सोचेंगे हम कि यार CCC किसको करेगा, नहीं, CCC प्रोलीन को ही करेगा। एम्बिग्यूटी नहीं है, यानी अनएम्बिगुअस है। ये भी बात सही है। तो ट्रू क्या हुआ? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी करेक्ट हुए, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी।
ये जेनेटिक कोड के बेसिक फीचर्स है। देन 108, द लेक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ 1 regulatory and 3 structural genes Z, Y and A. Genes Z, Y and A codes for, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इनके नाम याद करने चाहिए आपको। ये जो Z है, पहले एक ऑप्शन बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो ये जो Z है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, Y लेक पर BF के लिए होता है, A ट्रांस एसिटाइलेज के लिए होता है। करेक्ट आंसर यही है 108। आफ्टर दैट इसके बाद आ रहा है 109, कुछ एजर्शन दिया है। AUG कोडॉन हैज डुअल फंक्शन। अभी इससे पहले देखा आप लोगों ने, मिथ्योनिन के लिए भी करता है, स्टार्टिंग कोडॉन भी है, सही बात है ये तो देखें ना, डुअल फंक्शन करता है, सही बात है। सेकंड बोल रहा है वो AUG कोड्स फॉर ग्लाइसिन, नहीं नहीं साहब, मिथ्योनिन के लिए करता है, ग्लाइसिन के लिए नहीं करता है, तो गलत बात होगी, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा फिर। तो बोथ A नहीं, A is true but R is false, करेक्ट आंसर हो जाएगा B। 109, इसके बाद 111, 111 क्या बोल रहा है? What are the number of chromosomes in queen, worker and drone, honeybee respectively? तो honeybee के परिवार में 3 तरह के सदस्य होते हैं। क्वीन भी होती है जो एक ही होती है, हर एक में क्वीन एक ही मिलेगी हमें, और अंडे देने का काम करती है, फर्टाइल होती है। वर्कर होते हैं वो भी फीमेल होते हैं लेकिन अंडे नहीं देते हैं, और ड्रोन होते हैं जो मेल होते हैं। इनमें क्वीन और वर्कर डिप्लॉयड होते हैं और ड्रोन हेप्लॉयड होता है। तो देख लेते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन क्वीन, क्वीन के अंदर मुझे कितने मिलते हैं 32, तो 32 यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, ठीक है। वर्कर ये भी फीमेल होते हैं लेकिन स्टेराइल, इनके अंदर भी 32, तो यहाँ पर 16 है तो गलत बात हो गई, यहाँ तो वैसे ही गलत हो गया है। ये यहाँ पर 32 है, हाँ सही बात है, 16 वो वाली बात गलत हो गई, यानी यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा अपने को, एक ही बच रहा है। और ड्रोन वो हेप्लॉयड होता है, 16 32 का हेप्लॉयड है ही, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 111, अरे यार 12 13 भी दे था क्या, देख लेते हैं। 112 देखते हैं। 112, which one of the following is a type of trait? ये कुछ दिए हैं, इनमें से कौन से ट्रेट हैं? तो एक एक करके बात करते हैं, जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन 112 कर रहा हूँ, कौन कौन से ट्रेट हैं? तो 2 चीजें होती है हमारे पास, एक होता है कैरेक्टर, एक होता है ट्रेट। तो हाइट एक कैरेक्टर है और टॉल और ड्वार्फ ट्रेट है, उसने ट्रेट बोला है तो हाइट कैरेक्टर। कलर ये भी एक कैरेक्टर है, व्हाइट या पर्पल या रेड जो भी हो वो ट्रेट है, तो ये उसने ट्रेट पूछा लेकिन कलर तो कैरेक्टर है। पोजीशन ऑफ फ्लावर ये भी एक कैरेक्टर है, एक्साइल हो कि टर्मिनल हो वो ट्रेट है, लेकिन उसने उनसे ट्रेट पूछा है। पोजीशन ऑफ फ्लावर ये तो कैरेक्टर है, ट्रेट क्या हो जाते हैं, एक्साइल है कि टर्मिनल है, एक्सेल है कि टर्मिनल है। रिंकल्ड, हाँ ये सीड के कैरेक्टर का ट्रेट है, यानी सीड का शेप वो कैरेक्टर है, वो रिंकल्ड हो कि स्मूथ हो ये ट्रेट है, तो रिंकल्ड ये है ट्रेट, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 113 पे बात कर रहा हूँ, अब मैं 113 की बात कर रहा हूँ, अब मैं 113 की बात कर रहा हूँ, यानी इसकी बात कर रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? टेट्राड इज मेड अप ऑफ, टेट्राड टर्म कहाँ पर देखिए यूसिस के अंदर देखने को मिलती है, तो टेट्राड काय का बना होता है? वो बोल रहा है 4 होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम तो होते हैं लेकिन 7 थोड़ी होते हैं, 2 ही होते हैं, गलत बात है। 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम, हाँ ये ठीक बात है। ईच विद 2 क्रोमेटिड्स, ये भी सही बात है, यानी ऐसा कुछ होता है। ये एक क्रोमोसोम, ये उसके 2 क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमोसोम होमोलॉगस, ये उसके 2 क्रोमेटिड, ये बाइवेलेंट और टेट्राड कहलाता है। दोनों क्रोमोसोम बाइवेलेंट कहलाएंगे और ये 4 के सारे क्रोमेटिड है, इसलिए टेट्राड कहलाते हैं। ये बात अभी सही है, इसे भी देख लेते हैं। 4 होमोलॉगस नहीं, 4 तो गलती है, 4 नॉन होमोलॉगस नहीं, 4 की बात है, 2 ही क्रोमोसोम रहेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 130 हो गया, इधर से हटें तो आगे बढ़ते हैं। 114, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट G1 फेज? तो यानी इंटरफेस की एक सब स्टेज है G1 फेज, उसके लिए क्या सकते हैं? सेल इज मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव, हाँ वो रेस्टिंग फेज गलती से नाम पड़ गया उसका, अदरवाइज सेल मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव इसके अंदर, ये तो सही बात है। फिर बोल रहा है कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ सेल, तो ये G स्टैंड्स फॉर ग्रोथ भी बोल सकते हैं, गैप भी बोल सकते हो, सही बात है ये वाली भी। थर्ड, रेप्लिकेशन ऑफ DNA, नहीं साहब वो G1 में नहीं होता, वो तो S फेज में होता है, ये गलत बात है। तो अच्छा खत्म हो गए 3 के बाद।
तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट अगला 116 116 क्या बोल रहा भाई? तो 116 सब्सटेंसेस लाइक साइटोकाइनिन एक्टिविटी इज, यानी साइटोकाइनिन जैसी एक्टिविटी किस में मिलेगी? जिटिन के अंदर मिलेगी, ये कोकोनट के एंडोस्पर्म में और जियामेस के अंदर मिल जाएगा। साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी है, करेक्ट आंसर यही। ये 2,4-D ये तो आर्टिफिशियल या सिंथेटिक ऑक्सीजन का नाम है, और एब्सिसिक एसिड वो तो इसका ये वाला रोल, वो तो इनहिबिटर है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट अगला स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा उसमें मगजमारी नहीं है। अगला ये बोल रहा है हाँ, इन C4 प्लांट, इन C4 प्लांट्स प्लाज्मोडेस्माटा आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ, तो समझते हैं जरा कहाँ पर मिलेगा प्लाज्मोडेस्माटा? C4 प्लांट के अंदर मान लीजिए ये वेस्कुलर बंडल्स हैं, इनके अराउंड मुझे ये सेल देखने को मिलेंगे। मान लीजिए ये सेल्स हैं कौन से आपके? बंडल शीट सेल्स, और मान लीजिए ये वाले सेल आपको मिल रहे हैं कौन से? मेसोफिल सेल्स। तो फिर क्या होगा? वो बोल रहा है C4 एसिड फ्रॉम मेसोफिल टू बंडल शीट सेल्स इन C4 प्लांट प्लाज्मोडेस्माटा। तो कहाँ मिलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा? यहाँ और यहाँ देखने को मिलता है, आपके डायग्राम के हिसाब से बात कर रहा हूँ। C4 एसिड फ्रॉम मेसोफिल टू बंडल शीट सेल्स, हाँ C4 जो एसिड है वो मेसोफिल से बंडल शीट की तरफ आता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड वो आता है इधर बंडल शीट की तरफ। ये तो सही बात है, ट्रांसपोर्ट। C4 एसिड फ्रॉम बंडल शीट टू मेसोफिल सेल, नहीं साहब यहाँ पर ये टूटता है 3 कार्बन वाले पायरिक एसिड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और 3 कार्बन वाला एसिड पायरिक एसिड यहाँ से बंडल शीट से मेसोफिल में जाता है, तो ये तो गलत बात है। फिर बोल रहा है C3 एसिड फ्रॉम मेसोफिल टू बंडल शीट सेल्स, नहीं साहब C3 नहीं, C4 एसिड आता है मेसोफिल से बंडल शीट की सेल की तरफ, ये भी गलत बात है। C3 एसिड फ्रॉम बंडल शीट सेल टू मेसोफिल सेल्स, हाँ ये पायरिक एसिड 3 कार्बन का है एसिड, ये जाता है बंडल शीट से मेसोफिल की तरफ, ये वाली बात भी सही है। तो ए और डी सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में भी दिया है, वहां से आप भी इसको देख सकते हैं, C4 प्लांट का जो डिस्क्रिप्शन है वह दिया है। नेक्स्ट अगला 180, इसके बाद में आ रहा है 119। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट दिए हैं कुछ, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? पहला बोल रहा है इन प्लांट्स लाइट सैचुरेशन ऑकर्स एट 10% ऑफ द मॉडरेट सनलाइट। नहीं भाई, बात तो आपकी सही है कि 10% लग जाएगी, लेकिन वो मॉडरेट नहीं बल्कि फुल सनलाइट लगेगी उसके लिए, तो ये तो गलत बात हो गई, तो लिख देते हैं ये गलत है। अगला द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज 0.03 to 0.04%, हाँ ये बात सही है, इतना ही कंसंट्रेशन है। नेक्स्ट बोल रहा है C3 प्लांट शो सैचुरेशन टू कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एट 450। C3 प्लांट 450 करता तो है, लेकिन ये मिलीलीटर पर ml ना होकर माइक्रोलीटर पर ml होता है, माइक्रोलीटर पर लीटर, ये ऐसा होता है। ऐसा भी कर सकते हैं, इससे हटाकर ऐसा भी कर सकते हो, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो आप इसको, माइक्रोलीटर पर लीटर ऐसा आएगा आपका, या एलाइटिंग कैपिटल एल से भी काम चला जाएगा। तो यहाँ पर ये ml नहीं बल्कि माइक्रोलीटर, ये गलत बात है। ये सब तो सही है, ये तो सही है, लेकिन इसकी यूनिट गलत है। फिर बोल रहा है C3 प्लांट शो सैचुरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, C4 प्लांट शो सैचुरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बियॉन्ड 360, फिर वही बात ml पर लीटर ना आकर माइक्रोलीटर पर लीटर आ गया, ये भी बात गलत है। तो हो गया कंप्लीट, ए वाला गलत है, बी वाला सही है, सी वाला गलत है, डी वाला गलत है, तो ओनली बी इज करेक्ट, उसने करेक्ट पूछा था, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 119, इसके बाद नेक्स्ट वाला देख रहे हैं अपन 120। वो बोल रहा है कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, होना भी चाहिए कि एम्ब्रियो हम डेवलप करना शुरू करें, लेकिन उससे पहले उसके खाने का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा, न्यूट्रिएंट तो प्रोवाइड करने का इंतजाम करना ही पड़ेगा, तो ये तो सही बात लिखी उसने। सेकंड बोल रहा है फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट एम्ब्रियो रिक्वायर्स न्यूट्रिशन दैट आर गिवन बाय एंडोस्पर्म, वही तो बात है, इसीलिए तो देंगे। तो दोनों सही भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 122 122 क्या बोल रहा है भाई? मैच द कॉलम, करेक्ट ऑप्शन के लिए कॉलम मैच कर रहा है, देखते हैं कि करके। फर्स्ट वाला लेडी बर्ड, हाँ ये रेड और ब्लैक मार्किंग्स वाले बीटल को बोलते हैं लेडी बर्ड, सही बात है। माइक्रोहाइजल एसोसिएशन,
इसके अंदर जीनस ग्लोमस का फंजाई यूज किया जाता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल और बायोगैस, तो जो ट्राइकोडर्मा ये बायोलॉजिकल कंट्रोल के काम आता है, और बायोगैस ये मिथेनोबैक्टीरियम होते हैं जो बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। तो ए में आ जाएगा सी, यानी ए में सी 2 जगह है। डी में जाने सेकंड में आ जाएगा डी, तो सेकंड में यहाँ पर ये सॉरी सेकंड में डी, ये सेकंड में डी आ रहा है, यह गलत हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। थर्ड में भी देख लो, थर्ड में बी, ये थर्ड में बी आ रहा है। फोर्थ में ए, फोर्थ में ए आ रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका 123, 123। हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट, ये कुछ मैचिंग इनमें से कितने करेक्ट हैं, देखते हैं क्या करके। सबसे पहले वो बोल रहे हैं सोमा क्लोन्स जेनेटिकली आइडेंटिकल, क्लोन वर्ड आ गया, आइडेंटिकल होने ही है, तो ये तो सही है। सेकंड बोल रहा है एक्स प्लांट, यानी ऐसा प्लांट का सेल, टिश्यू या मटेरियल जो टिश्यू कल्चर में यूज होगा, तो टिश्यू कल्चर उसके साथ रिलेटेड है ही। देन माइक्रो प्रोपगेशन, तो टिश्यू कल्चर की मदद से हम माइक्रो प्रोपगेशन ही करते हैं, यानी लार्ज स्केल पर हम बहुत सारे प्लांट बहुत कम समय में डेवलप कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर से करते हैं। फिर वायरस फ्री प्लांट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी मेरिस्टेमेटिक कल्चर, तो मेरिस्टेम इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन टू, वायरल इन्फेक्शन से भी मुक्त रहता है, क्योंकि एक तो वहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, साथ में इतनी फास्ट एक्टिविटी चलती है कि वायरस को मौका ही नहीं मिल पाता है। तो कितने करेक्ट हैं, 4 करेक्ट हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 123। इसके बाद हमारा 127, द टाइगर सेंसस इन नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व्स ऑफन बेस्ड ऑन, तो हमें गिनना है शेरों की तादाद, कैसे गिनेंगे, पग मार्क्स एंड फेकल पैलेट से गिनेंगे, फेकल पैलेट या पग मार्क्स से गिन लेंगे। ओनली पग मार्क नहीं, फेकल पैलेट पे चल जाएगा। पग मार्क्स एंड डायरेक्टली काउंटिंग बाय सीइंग, तो फिर आप जाना डायरेक्टली उनको देखने के लिए, देखते हैं आप वापस आते हो कि नहीं आते हो। करेक्ट आंसर तो यही है, डायरेक्ट देखेंगे, देख कर नहीं करेंगे। 128, 128 इसमें बोल रहे हैं विच एसोसिएशन एग्जाम्पलीफाइज कमेंशियलिज्म, तो कमेंशियलिज्म के अंदर क्या होता है, कमेंशियलिज्म के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, उसमें एक को बेनिफिट मिलता है और दूसरे को ना बेनिफिट है ना लॉस है, न्यूट्रल, ठीक है। तो ऑर्किड एंड मैंगो, हाँ ऑर्किड और मैंगो ये हार्मलेस कमेंशियलिज्म का एग्जाम्पल है। मैंगो ट्री पर ऑर्किड डेवलप हो जाता है, और जैसे जैसे मैंगो ट्री बढ़ता है ऑर्किड भी बढ़ने लगता है, उसे प्रॉपर सनलाइट सब मिलने लगता है। मैंगो को करना फायदा ना नुकसान, ऑर्किड नहीं गया तो उसकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हाँ ऑर्किड का भला हो जाता है, तो ऑर्किड यहाँ पर प्लस में रहेगा, ये 0 पर रहेगा। अगला क्या बोल रहा है भाई, वो एग्रेट एंड बेलेनोप्टर, नहीं सर, एग्रेट और केटल, एग्रेट केटल के साथ, तो ये एग्रेट बर्ड क्या करता है, ये चलता रहता है केटल के साथ में, और वो इंसेक्ट उड़ाते जाते हैं, ये खाता रहता है, तो ये तो गलत बात है, बेलेनोप्टेरा के साथ नहीं होगा, ये तो गलत ही बात है। सिल्वर फिश इन एडमसिया, एडमसिया ने सी नहीं, सिल्वर फिश ये तो लेपिसमा, तो इंसेक्ट है, सिल्वर फिश नहीं, बल्कि इसकी जगह कौन सा फिश आएगा, क्लाउन फिश, ये इकोलॉजी वाले यूनिट के अंदर है, तो ये भी गलत बात है। बार्नेकल एंड केटल, तो बार्नेकल और केटल का नहीं रहेगा, बल्कि बार्नेकल का व्हेल के साथ रहता है, कमेंशियलिज्म इसके लिए नहीं रहेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ओनली ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 128 को 129, कस्क्यूटा इज एग्जांपल ऑफ, कस्क्यूटा का एग्जांपल है, देखते हैं क्या बोल रहा है। अ टाइप ऑफ प्लांट, हाँ पैरासाइटिक प्लांट का एग्जांपल है, टोटल स्टेम पैरासाइट है। अ टाइप ऑफ पैरासिटिक फंजाई, नहीं साहब फंजाई नहीं है, वो तो प्लांट है। अ टाइप ऑफ एनिमल का सवाल ही पैदा नहीं होता है, एनिमल नहीं है। मोर देन वन होंगे ही नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 129 के बाद आगे बढ़ जाएंगे 130, 130। द स्ट्रोबाइलाए और कोन्स ऑकर इन विच प्लांट्स, तो स्ट्रोबाइला कौन किसके अंदर मिलेगा, किस प्लांट के अंदर मिलेगा, फ्यूनेल सॉरी स्लेजिनेला, इसके अंदर मिलेगा। इसकी टिप पर कौन मिलते हैं हमें, स्ट्रोबाइला कौन, फर्न, यहाँ पर तो रैंडम पत्ती के ऊपर स्पोरेंजिया मिलते हैं, ये फर्न के अंदर नहीं मिलते हैं। फ्यूनेलिया सवाली पैदा नहीं होता, इसके अंदर तो 3D आर्कियोगोनिया मिलता है, सवाली पैदा, ऑल का भी सवाल पैदा नहीं होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्लेजिनेला। 132, इन विच क्लास ऑफ अलगी मैक्सिमम डायवर्सिटी इन शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑकर, ये 2 जगह दिया है, अब तो अलगी में भी दिया है, साथ में फोटोसिंथेसिस में भी दिया है कि जो क्लोरोफाइस यानी ग्रीन अलगी है उसके अंदर हमें कई वेराइटी देखने को मिलती है, बहुत डाइवर्सिफाइड है, कप शेप भी होता है, गर्डल शेप भी होता है, स्टार शेप भी होता है, रिबन शेप भी होता है, जमाने भर की, जैसे क्लेमाडोमोनास के अंदर कप शेप होता है ना, इसी तरह से
स्टार शेप देखने को मिल जाता है हमारे को। इसी तरह से आपका जो है स्पाइरल में स्पायर वगैरह उसके अंदर ऐसा रिबन शेप देखने को मिल जाता है। जिग्नेमा के अंदर में स्टार शेप देखने को मिल जाता है। ये सारे के सारे कहा ग्रीन उससे काय में रखा हमने क्लोरोफाइसी के अंदर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 133 द गिवन डायग्राम और रिलेटेड विथ, ये जो डायग्राम है ये एक्चुअल में वेक्सिलरी एस्टिमेशन का डायग्राम है और ये देखने को मिलता है पी या मॉडल के अंदर। इनके अंदर ये होते हैं स्टैंडर्ड, ये हो जाते हैं विंग्स और ये हो जाते हैं कील और किरीना, दोनों नाम सब हो जाएंगे। ये पी बटन में देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। डायरेक्ट है एनसीईआरटी का, कोई विशेष बात नहीं। 134 134 इन मैंगो एंड कोकोनट प्लांट्स कोकोनट टाइप ऑफ फ्रूट आर, ये दो एग्जांपल दिए आपकी एनसीईआरटी में भी। ये मैंगो और कोकोनट के अंदर कौन से टाइप का फ्रूट है। तो एक्चुअल में इनमें क्या होता है कि जो एंडोकार्प होता है वो हार्ड एंड स्टोरी होता है और इस टाइप का जो फ्रूट है वो ड्रूप कहलाते हैं या उन्हें स्टोरी फ्रूट भी बोलते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट अगला 35 के बाद में 39 विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज रॉन्ग, एक सेट दिया है इसके अंदर कौन सा गलत है और रॉन्ग पूछा है उसने। देखते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए, हाँ साहब ये लिंक रिएक्शन में बनता है और ये 2 कार्बन का होता है। सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का होता है, 4 कार्बन का नहीं होता सिट्रिक एसिड। और अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड, हाँ ये 5 कार्बन का होता है। सक्सिनिक एसिड, तो साहब अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड के बाद में जो सक्सिनिक एसिड फेमरिक मैलिक वो सारे के सारे कार्बन के होते हैं। ये सही बात है। ये तो रॉन्ग पूछ रहा है वो, रॉन्ग हो जाएगा बी वाला। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 139 के बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ रहा है 143 मैं ना of cellular activities in both the plants and animal cells, जो मेन यानी आप कह सकते हो कि जो दंगल है जहाँ पर सारी रिएक्शंस होती हैं सारे सब कुछ है, वो जगह कौन सी, वो है साइटोप्लाज्म। मेन एरिना मेन दंगल ये है, यहाँ पर चलेंगे सारा काम साइटोप्लाज्म। 145 in animal cell during which phase the centriole duplicates in the cytoplasm, तो पता है अपनों को एस फेज में 2 काम, यानी एक काम एस फेज के अंदर मेन काम न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए का रेप्लिकेशन और एक काम साइटोप्लाज्म में होता है एनिमल सेल के केस में सेंट्रियोल का स्प्लिटिंग होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 145 करेक्ट आंसर बी। 147 अकॉर्डिंग टू 3 डोमेन सिस्टम द किंगडम मोनेरा ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम डिवाइड्स इनटू कितने डोमेन, तो 2 डोमेन के अंदर बढ़ता है वो। 3 डोमेन में से मोनेरा को 2 डोमेन मिल जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आर्किया, एक होता है बैक्टीरिया, और जो तीसरा है यूकेरिया उसके अंदर बचे सब आ जाते हैं, यानी उसके बाद में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एनिमलिया सारे के सारे यूकेरिया के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट अगला 148 148 ओरिजिन ऑफ एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर इज, एस्कोस्पोर हमें कहाँ पर मिलेंगे यार, एस्कस के अंदर मिलेंगे। एस्कस, ये एस्कस सिंगुलर एस्कस प्लूरल असाई, इसके अंदर हमें मिलते हैं या तो 4 मिलते हैं, ऐसे 8 भी मिल सकते हैं, अंदर मिलते हैं। तो एस्कोस्पोर वो तो मुझे एंडोजीनस अंदर मिलेंगे। ये एक्सो गलत, ये एक्सो गलत, ये वाला सही, ये वाला सही। बेसिडियोमाइसिटीज, तो बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर बेसिडियम हमें जो मिलता है, तो देखो बेसिडियम कैसे मिलता है, ये ऐसा बेसिडियम मिलेगा और यहाँ पर लगे रहेंगे ऐसे एक्सोजीनस ने, ऐसे बाहर लगे मिलेंगे, तो वो तो एक्सोजीनस मिलते हैं। एंडोजीनस गलत, एक्सोजीनस सही। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 49 यूग्लिना का डायग्राम दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू गिवन डायग्राम दिया है। पैरामीशियम नहीं है, गोनियालेक्स नहीं है, नॉस्टॉक नहीं है, ये तो यूग्लिना है। ये तो यूग्लिना का डायग्राम दिया है, एनसीईआरटी का है। यूग्लिनॉइड का मेंबर है, हैव 2 फ्लैजिला, एक ये रहा, एक छोटा सा मिलेगा। अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग, 2 मिलते हैं, एक बड़ा और एक छोटा मिलता है, एक फंक्शनल होता है, एक नॉन फंक्शनल होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट अगला 150 150 पर आ जाए। वो बोल रहे हैं फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है, गलत चुनना है।
द वायरसेस आर नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, हाँ हाँ, विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। सही बात है, डेफिनेशन ये वायरस की नॉन सेल्युलर होता है, बाहर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के रूप में देखने को मिलता है, सही बात है। माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिजम्स दोस कंप्लीटली लेक अ सेल वॉल, सेल वॉल नहीं होती माइकोप्लाज्मा के अंदर, इसी ये जोकर सा प्लांट किंगडम भी कहलाते हैं। एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव भी कर जाते हैं। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है क्वेश्चन। बैक्टीरियोफेजेस आर जनरली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, हाँ साहब, बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं जनरली डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। प्लांट वायरसेस आर यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस, नहीं साहब, प्लांट वायरसेस तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले होते हैं। यानी ये वाली बात गलत लिखी है, उसने उसे गलत ही पूछा है, करेक्ट आंसर मिल जाएगा डी। 151, 151, देखो क्या बोल रहा है 151। Select the incorrect character with reference to Liliaceae family. Liliaceae family यानी लिली फैमिली, उसके अंदर क्या इनकरेक्ट है? तो एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है, मोनोकॉट एंडोस्पर्मिक शीट देखने को मिलता है, एस्टिवेशन वेलवेट देखने को मिलता है, इपीपेटलस कंडीशन देखने को नहीं मिलती। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 152। अच्छा, दो कॉलम दिए हैं, एक तरफ कुछ एग्जांपल्स हैं और सेकंड कॉलम में उनके फ्लोरल फार्मूले। ट्यूलिप, ये लिलिएसी फैमिली का मेंबर है ट्यूलिप। तो लिलिएसी फैमिली में ट्राइमेरस वाला बात होती है, यानी 3-3 वाली, तो ये ए के अंदर तो आ जाएगा सेकंड। यहाँ से भी देख सकते हो आप, मतलब ए में सेकंड यहाँ भी, ए में सेकंड यहाँ पर, ठीक है। अगला ट्राइफोलियम, पेटूरिया और ब्रेसिकेसी। जो ट्राइफोलियम है वो फेबेसी फैमिली का एग्जाम्पल है, ये लिलिएसी फैमिली का था। फेबेसी फैमिली के अंदर यार मुझे इसमें ठीक नहीं दिख रहा आपके बोर्ड पर, इसमें मुझे मिल जाएगा 9+1 अरेंजमेंट वाला, यानी फोर्थ वाला, ये यहाँ पर 9+, ये यहाँ पर 9+1, तो ट्राइफोलियम के अंदर फोर्थ आ जाएगा। देन पेट्रोनिया, ये सोलेनेसी फैमिली का है, और सोलेनेसी फैमिली का ये रहा, ये फीचर है इसके, 555 फार्मूला बताया था आपको सोलेनेसी फैमिली का। और ब्रासिका, ये ब्रेसिकेसी फैमिली, इसके अंदर ये 2+4 वाला आएगा, ठीक है। तो ए में सेकंड, वो तो 2 जगह आ रहा है, डी में फोर्थ यहाँ पर मिल रहा है, करेक्ट आंसर ये। इसको भी देख लो, सी के अंदर फर्स्ट है क्या? हाँ है। डी के अंदर थर्ड है क्या? डी के अंदर थर्ड है, तो करेक्ट आंसर मिल जाएगा सी। 153, सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल्स एक्सप्लेन बाय, ये सिंपल एनसीईआरटी की लाइन है, श्वान ने एक्सप्लेन किया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट अगला नेक्स्ट आगे की बात करते हैं श्वान के बाद में। 154, एजर्सन दिया है सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमेयर इन एनाफेज 1। तो एनाफेज 1 में हमें मिलते कैसे हैं? जैसे ये एनाफेज 1 का एक क्रोमोसोम, ये दूसरा वाला, और बता देता हूँ, ये दूसरे वाला। सिस्टर क्रोमेटिड्स उनके क्या बोल रहा है? सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमेयर इन एनाफेज 1। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स, जैसे ये वाला और ये वाला, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये अटैच हैं, एक साथ हैं, जुड़े हुए सेंट्रोमेयर के साथ, तो सही बात है। सेकंड बोल रहा है स्पिंडल फाइबर्स गेट अटैच टू द काइनेटोकोर। तो जो स्पिंडल फाइबर है वो यहाँ पर काइनेटोकोर पर अटैच मिलेंगे अपनों को, ये इन जगह पर आपको काइनेटोकोर मिलेंगे, इसके अंदर यहाँ काइनेटोकोर मिलेंगे, और स्पिंडल फाइबर यहाँ पर अटैच देखने को मिलेंगे, तो सही बात है ये भी। लेकिन ये कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि बिकॉज करके सेंटेंस पढ़ो और देख लो। जैसे मैं बिकॉज करके पढ़ता हूँ, इसी में पढ़ता हूँ, सिस्टर क्रोमेटिड्स remain associated at their centromere in anaphase 1 because spindle fibers get attached to the kinetochore। नहीं बैठ रही बात सही, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 55, द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन इंश्योर दैट, जो स्पेशल अरेंजमेंट है लिपिड का वो क्या इंश्योर करने वाला है? एक में जब पहली सेल बनी थी, पानी के अंदर बनी थी, तो हमें उस मेम्ब्रेन को पानी से बचाना था, उसके लिए क्या अरेंजमेंट, क्या नेचर है, वही देखना है। कलर थोड़ा सीख कर लेते हैं, क्या देख रहे हैं? पोलर टेल नहीं साहब, पोलर तो हेड होता है, ये तो गलत बात हो गई। नॉन पोलर हेड नहीं साहब, हेड तो पोलर होता है। पोलर टेल नहीं साहब, टेल नॉन पोलर होती है। नॉन पोलर टेल
of saturated hydrocarbons is protected from the aqueous environment. करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। पोलर नॉन पोलर का क्वेश्चन आता रहता है। 156, इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन आपको कराया था तो कौन सा एसिड अंदर जाता है कौन सा बाहर जाता है, उसी तरह का ये वाला डायग्राम दिख रहा है। करने की कोशिश करते हैं, क्या बोल रहा है। द फिगर बिलो शो 3 स्टेप्स ABC of the Hessian-Select cycle and C4 cycle की pathway. Select the option giving correct identification with what it represents. तो मुझे A, B और C थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ मैं। A कौन सा है, B कौन सा है, C कौन सा है। ये वाला ये A है, यहाँ पर A चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है B, और ये वाले प्रोसेस को उसने बोला है C। ठीक है, अब बोल रहा है वो एक एक करके पढ़ते हैं। C, this step is essential, otherwise C3 acid will destroy the chlorophyll of mesophyll cell. ये है आपका मेसोफिल सेल और ये है आपका बंडल शीथ सेल। ये मेसोफिल सेल और ये बंडल शीथ सेल है। वो बोल रहा है कि सी मतलब ये वाला, सी दिस स्टेप इज एसेंशियल अदरवाइज C3 एसिड विल डिस्ट्रॉय क्लोरोफिल ऑफ मेसोफिल सेल। वो लेना देना ही नहीं, फालतू बातें काय के लिए डिस्ट्रॉय करेगा। ए के लिए बोल रहा है यानी इसके लिए बोल रहा है वो क्या। ए, this step leads to the fixation of carbon dioxide by Kelvin cycle in bundle sheath cells. तो ये जो स्टेप है ए वाली, क्या होता है, ये C4 एसिड है, ये टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड में और C3 के अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड से अपन केल्विन साइकिल चला लेंगे और C3 को वापस ट्रांसपोर्ट कर देंगे। दिस स्टेप लीड टू द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय केल्विन साइकिल इन बंडल शीथ सेल। सही बात है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी 4 कार्बन का ये है, 3 कार्बन का पायरुवेट से ऊपर चला जाएगा, 1 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में आ रहेगा, उसकी वजह से केल्विन साइकिल चलाएंगे। सही बात है। बी के लिए क्या बोल रहा है, बी के लिए बोल रहा है दिस स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम, यानी बी वाली एंजाइम व्हिच हैज बोथ कार्बोऑक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। नहीं साहब, यहाँ पर जो एंजाइम लगेगा वो तो लगेगा पेप्को, और ये सिर्फ कार्बोऑक्सिलेशन कराता, ऑक्सीजनेशन तो कराता ही नहीं है, इसलिए वाली बात तो गलत है बी वाली। ए के लिए क्या बोल रहा है, दिस स्टेप ये मतलब यहाँ की बात हो रही है, देखते हैं। दिस स्टेप रिलीज अ कंपाउंड व्हिच कैन बाइंड द ऑक्सीजन टू प्रिवेंट फोटो रेस्पिरेशन। नहीं, लफड़ा ही नहीं फोटो रेस्पिरेशन का, तो ये तो गलत ही बात लिखी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। वहां तो हमने इतने इंतजाम करा है फोटो रेस्पिरेशन नहीं करने के लिए कि इनकी दीवारें मोटी रखी हैं, इनके बीच कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रखा है, और किसी तरह इवन जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी ए ग्रेनुलर रखा कि किसी तरह का कोई पीएच सेकंड भी ना हो और वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स ना हो, किसी तरह से कोई हमने ऑक्सीजन का इंतजाम कर रखा ही नहीं। 157, 157, हाउ मेनी गिवन स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अबाउट फर्मेंटेशन। ये कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से फर्मेंटेशन के लिए क्या इनकरेक्ट है। 7% कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इज पॉइजनस फॉर यीस्ट सेल्स। नहीं साहब, 7% नहीं तो 13% है, 13% की बात होती है। अगला में 13% लिखा उसने क्या, 13% एनर्जी ट्रेप्ड इन एटीपी बाय पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। नहीं साहब, 13% नहीं, वो तो लेस देन 7%, 7% से कम, यानी ये वाली बात भी गलत लिखी है। सी, NADH प्लस एस पॉजिटिव ऑक्सीडाइज्ड विगरसली। नहीं साहब, ये तो बहुत, ये जो फर्मेंटेशन में बहुत स्लो चलता है प्रोसेस, विगरसली नहीं होता, बहुत फास्ट नहीं होता। वेरी कॉमन इन हायर ऑर्गेनिज्म। नहीं साहब, तो लोअर ऑर्गेनिज्म में कॉमन है, हायर में थोड़ी है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट 4 के 4 इनकरेक्ट होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सारे स्टेटमेंट गलत है। 158, फिर वही मेज द कॉलम है, देखते हैं क्या मेज करा देंगे। आई इंडोर होते ही रखा इंडोर, तो ये इंडोर कंपाउंड से IA है। सेकंड, जिब्रेलिक एसिड गेट टर्पिन के लिए, एब्सिसिक एसिड ABC यानी कैरोटीनॉइड के लिए है, C2H4 गैसियस हार्मोन है, और काइनेटिन वो एडेनिन डेरिवेटिव है। तो मिलाओ, फर्स्ट में बी यहाँ भी है, यहाँ भी, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। नन वाला भी मत रखो, ये तो गलत ही है सी वाला। सेकंड में दोनों जगह सेम है। थर्ड में ई, थर्ड में अपने हिसाब से डी आ रहा है, तो सॉरी थर्ड कहाँ है, ये रहा एब्सिसिक एसिड, अरे ई आ रहा है, थर्ड में ई, हाँ थर्ड में ई यहाँ पर मिल रहा है मुझे। फोर्थ में डी यहाँ पर मिल रहा है। फिफ्थ में सी यहाँ पर मिल रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 159,
159 की बात कर लेते हैं। वो बोल रहा है पिरामिड ऑफ एनर्जी आर ऑलवेज अपराइट। जो एनर्जी का पिरामिड है वो ऑलवेज अपराइट होता ही है, क्योंकि धीरे धीरे करके एनर्जी पूरी की पूरी ट्रांसफर तो होती नहीं है ना, होता ही होता है। सेकंड रीजन में बोल रहे हैं इकोसिस्टम आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हाँ, 100% ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इम्पॉसिबल, इसीलिए पिरामिड ऑफ एनर्जी ऐसा अपराइट होता है। इसका एक्सप्लेनेशन ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट अगला 160 160 A biologist studied the population of rat in a farm. चूहों की पॉपुलेशन को एक फार्म में उसने कैलकुलेट किया, स्टडी की। He found that average natality was 500, यानी natality मतलब बर्थ, तो प्लस में आ जाएंगे 500, ये प्लस में मिल रहा है, प्लस में मिल रहा है मुझे 500, ये आ रहा है, ठीक है। और एवरेज मॉर्टेलिटी 480 है ना, माइनस में कितने चले जाएंगे, मर जाएंगे, 480 माइनस में हो गए, ठीक है। इमिग्रेशन और इमिग्रेशन, ये इमिग्रेशन यानी आने वाले वो मुझे कितने दिख रहे हैं, 25, और इमिग्रेशन यानी जाने वाले मतलब माइनस, वो कितने दिख रहे हैं मुझे 45, 45 दिख रहे हैं। तो पॉपुलेशन कैसा मिलेगा, तो 500 प्लस 25, 525 इस पॉपुलेशन में बढ़ रहे हैं, 480 मतलब ये दोनों माइनस में जोड़ेंगे ये हो जाएगा 525, ये भी हो जाएगा, तो ये भी 525, ये भी 525, जितने समाप्त हो रहे हैं उतने बन रहे हैं, बराबर है। एक स्टेबलाइज्ड यानी स्टेबल पॉपुलेशन का सिग्निफिकेंस, स्टेबल है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, ना डिक्लाइनिंग है ना किसी तरह से कोई इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है। 61 वो बोल रहा है इन द फॉलोइंग, इन ईच सेट ऑफ अ कंजर्वेशन अप्रोच एंड एन एग्जाम, सॉरी फिर से पढ़ता हूँ, इन द फॉलोइंग इन ईच सेट अ कंजर्वेशन अप्रोच एंड एन एग्जाम्पल ऑफ मेथड ऑफ कंजर्वेशन आर गिवन, ठीक है। तो इनमें से जानना चाहता है क्या, सिलेक्ट द ऑप्शन विद करेक्ट मैच ऑफ अप्रोच एंड मेथड, करेक्ट मैच देखना चाहता है, करेक्ट मैच दिखा देते हैं इसको। इन सीटू कंजर्वेशन, तो इन सीटू और एक्सिटू इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं। इन सीटू मतलब उसी के जगह पर रखकर कंजर्व करना, एक्सिटू मतलब अपने साथ लेकर आ जाना, बायोस्फीयर के अंदर वही के वही रखकर करते हैं ये वाला काम। एक्सिटू कंजर्वेशन सेकेंड ग्रुप्स नहीं साहब, ये तो उसी जगह करते हैं, इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल है। इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन फीडबैक नहीं साहब हम लेकर आए हैं, गलत बात है। एक्सिटू कंजर्वेशन क्रायो प्रिजर्वेशन, हाँ ये हमने -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखा है, एक्सिटू रहेगा। उससे पूछे करेक्ट, ए और डी, ए और डी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला 162 प्रीडेशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। इन सब में कॉमन चीज ढूंढना है, ढूंढते। इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर बेनिफिटेड, नहीं साहब, प्रीडेशन के अंदर एक को फायदा एक को नुकसान, पैरासिटिज्म के अंदर एक को फायदा एक को नुकसान, कमेंसलिज्म के अंदर एक को फायदा एक को कुछ भी नहीं, तो ये तो गलत बात है, सबको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इंटरेक्टिंग स्पीसीज लाई क्लोजली टुगेदर, प्रीडेशन आसपास में होगा तो शिकार कर पाएगा, पैरासिटिज्म तो कांटेक्ट में आना जरूरी है, और कमेंसलिज्म वो भी कांटेक्ट में नहीं जरूरी है, क्लोजली रहेगा। अभी से होल्ड पर रखो, अगले ऑप्शन भी देखते हैं। बोथ द स्पीसीज बिलोंग टू द सेम टेक्सोनॉमिक ग्रुप, नहीं बिल्कुल भी नहीं, सेम टेक्सोनॉमिक ग्रुप में रहेगा ही नहीं। जैसे प्रीडेशन के अंदर अगर आप देखो तो मछलियों को बर्ड्स कंज्यूम कर रहे हैं, प्रीडेशन कर रहे हैं, ये गलत हो जाएगा, यहीं पर तो सेम टेक्सोनॉमिक ग्रुप के नहीं मिलेंगे, एक एवी से एक पाइसे से। वन ऑफ द स्पीसीज बेनिफिटेड व्हाइल अदर इज हार्म्ड, कमेंसलिज्म भी देखने को नहीं मिलेगा, एक को बेनिफिट मिल रहा है एक को न्यूट्रल है, यानी ये भी बात गलत है। तो इंटरेक्टिंग स्पीसीज एक दूसरे के आसपास ही रहेंगी, इन सब में सबसे ज्यादा सुटेबल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन से हमें कोई झगड़ा नहीं है, हर क्वेश्चन में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा उसे चुनना है, वो सही है कि नहीं हमें नहीं मालूम, उन चार में से ज्यादा सही ये देखना है। तो 163 अच्छा, a recent record of 2000-year-old viable seed discovered during the archaeological excavation of it King's Herald Palace near the Dead Sea belong to the species, पता है अपना को फेनिक्स दिखता है लिखने के लिए, करेक्ट आंसर डी, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी में लिखा है। 164 164 देख लेते हैं। Which of the following is correct sequence of embryo development in dicotyledonous plant? डाइकॉट के अंदर कौन सा सही सीक्वेंस है एम्ब्रियो डेवलपमेंट का? जाइगोट से शुरुआत होगी, यहाँ पे जाइगोट से शुरुआत है, यहाँ भी जाइगोट से शुरुआत है, यहाँ भी जाइगोट से शुरुआत है। देखते हैं
जायगोट से पहले बनेगा प्रो एम्ब्रियो, सही बात है, उससे हार्ट शेप नहीं बन जाएगा, अभी नहीं बनेगा, यहाँ गलत हो गया। जायगोट ठीक है, प्रो एम्ब्रियो ठीक बात है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, सही बात है, टॉर्पेडो, प्रो एम्ब्रियो जायगोट नहीं, टॉर्पेडो ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, टॉर्पेडो बन जाएगा, हार्ट शेप बन जाएगा और मेच्योर एम्ब्रियो हो जाएगा। अभी सही दिख रहा है, इनको भी देख लेते हैं। प्रो एम्ब्रियो से जायगोट, यही गलत हो गया। जायगोट उससे फिर प्रो एम्ब्रियो बनेगा, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा, फिर मेच्योर बनेगा, ये वाली बात गलत है। जायगोट से प्रो एम्ब्रियो बनेगा, प्रो एम्ब्रियो से ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, ग्लोबुलर से टॉर्पेडो नहीं, हार्ट शेप पहले आएगा और टॉर्पेडो बाद में आएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 164 में करेक्ट आंसर है डी। 65 which cross will not produce homozygous and heterozygous progenies in equal proportion? इक्वल प्रोपोर्शन में किसमें इनमें से नॉट प्रोड्यूस करेगा होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस इक्वल प्रोपोर्शन में? इनको देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका करा रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें दो टाइप के गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला, इसमें भी दो टाइप के गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला। इसको और इसको मिलाया तो कैपिटल टी, इसको और इसको मिलाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको और इसको मिलाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको और इसको मिलाएगा तो स्मॉल टी। वो क्या बोल रहा है? होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस इन इक्वल। ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, और ये वाला हेटेरोजाइगस है, यानी चार में से दो होमोजाइगस, दो हेटेरोजाइगस, ये तो कर रहा है। हमें तो नॉट चाहिए, एक ये हुआ। सेकंड वाला देखते हैं मिलाकर, अगला नेक्स्ट ये वाला उड़ाते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें एक ही टाइप के बनेंगे, वैसे भी गैमेट एक ही टाइप के कर दो, ये एक ही टाइप के गैमेट बने, यानी इससे मुझे मिलेंगे कैपिटल टी, इससे दो टाइप के गैमेट मिल जाएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये और ये मिले तो कैपिटल टी, ये और ये मिले तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये होमोजाइगस, ये हेटेरोजाइगस, वही हाफ हाफ, मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में मिल रहा है, इसमें भी मिल जाएंगे अपनों को। नेक्स्ट देखो, अगला समझते हैं। ये वाला देखो, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसमें एक ही टाइप के गैमेट बनेंगे कैपिटल टी, इसमें भी एक ही टाइप के गैमेट बनेंगे स्मॉल टी। इनको और उसको मिलाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑल सारे के सारे हेटेरोजाइगस। वो तो बोल रहा है होमो इक्वल में मिल रहा सी, यहाँ नहीं मिल रहा है। इधर भी देख लो करके, इसको भी देख लेते हैं। ये वाला कैपिटल टी और स्मॉल टी, दो टाइप के गैमेट बनेंगे इसके, कैपिटल टी वाला बनेगा और स्मॉल टी वाला बनेगा। इसका एक ही टाइप का बनेगा स्मॉल टी, इसको और इसको मिलाओ तो हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, जो हेटेरोजाइगस है, इसको और इसको मिलाओ तो हो जाएगा स्मॉल टी जो होमोजाइगस है। आधे आधे हो रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 165 पर 166, फाइंड इनकरेक्ट मैच फ्रॉम कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। ये कुछ कॉलम दिए हैं, इनमें से इनकरेक्ट मैच चुनना है अपनों को, एक एक करके देखते हैं। पहले बोल रहा है हीमोफीलिया SLR सेक्स लिंक्ड रिसेसिव सिंड्रोम है, डिसीज है, सही बात है। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव, ये भी सही बात है। फिनाइल कीटोनुरिया फिनाइल एलेनिन इज नॉट एक्यूमुलेटेड, नहीं साहब, फिनाइल एलेनिन एक्यूमुलेट होता है, वो आगे उसके कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं, नॉट नहीं आएगा, नहीं तो गलत बात है। टर्नर सिंड्रोम लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, टर्नर सिंड्रोम के अंदर होते हैं ऐसा 45 प्लस X0, एक क्रोमोसोम को हो जाता है, टोटल होते हैं 45, ये बात भी सही है। उसमें इनकरेक्ट पूछा था, आंसर हो जाएगा करेक्ट सी। 167 स्टेटमेंट फर्स्ट, स्लेजनेला एंड साल्विनिया शो सीड हैबिट एंड फॉर्म सीड, नहीं साहब, अप्रोच टुवर्ड सीड हैबिट था, सीड बना थोड़ी था, तो गलत बात है। सेकंड में बोल रहा है बोथ ऑफ देम आर हेटेरोस्पोरस, हाँ ये मानूंगा कि दोनों हेटेरोस्पोरस है, तो ए स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 68 वाटर कंटेनिंग कैविटी इन वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड, ये तो यूनिक फीचर है मोनोकॉट स्टेम का, करेक्ट आंसर हो जाता है बी।
169, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। कौन सा मैच इनकरेक्ट है, पहले देख लेते हैं क्या क्या बोल रहा है। पहले में बोल रहा है वो थॉर्न, हाँ सिट्रोसर बोगेनविला, ये तो करेक्ट है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। स्टेम टेंड्रिल, पी नहीं साहब, वो तो लीफ टेंड्रिल होता है, पी के केस में ये गलत बात है। राइजोम, हाँ टर्मरिक जिंजर ये एग्जाम्पल है, सही बात है। फाइलोक्लेड ओपनशिया, ये भी सही है, इनकरेक्ट मैच बी। फाइलोक्लेड मतलब ऐसा स्टेम जो फोटोसिंथेसिस करने लग जाए। 170, इन म्यूसिस डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर ऑकर ड्यूरिंग, ये आमतौर पर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसे याद ही कर लेना चाहिए आपको। एनाफेज सेकंड के अंदर सेंट्रोमेयर का स्प्लिटिंग होता है म्यूसिस के अंदर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 72, द कैरेक्टर विच कैन एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन इन केस ऑफ गार्डन पी। बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन समझते हैं। वो बोल रहा है कि द कैरेक्टर विच कैन एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन इन केस ऑफ गार्डन पी। सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में कौन सा कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, रेसेसिव। जैसे स्मॉल ए होगा तो ये एक्सप्रेस कर पाएगा, कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, इस फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करेगा तो डोमिनेंट होगा। यार वो इनडायरेक्टली आपसे पूछना चल रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रेट कार्डन पी का वो रेसेसिव। द कैरेक्टर विच कैन एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, तो कॉन्स्टिक्टेड पॉड यानी पॉड का जो शेप है वो ट्रेट है, सॉरी कैरेक्टर है, और उसके जो ट्रेट थे वो कौन कौन से, इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। हाँ ये कर लेगा क्योंकि रेसेसिव ट्रेट है। ग्रीन सीड कलर, ये भी रेसेसिव ट्रेट, ये भी कर लेगा। एक्शियल और टर्मिनल फ्लावर पोजीशन, एक्शियल वाला वो तीन में से किसी में भी कर लेगा, ये रेसेसिव नहीं बल्कि डोमिनेंट ट्रेट है। येलो पॉड नहीं साहब, येलो पॉड नहीं, ग्रीन पॉड, वो नहीं, द येलो पॉड सॉरी ग्रीन पॉड अपना डोमिनेंट है, तो ये भी कर लेगा, यानी ए बी और डी, ए बी और डी कर लेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लो, पॉड का जो कलर है, कलर ऑफ पॉड वो कैरेक्टर है। दो तरह के पॉड मिलेंगे मुझे, ग्रीन भी मिलेगा, येलो भी मिलेगा। तो जो येलो पॉड है वो रेसेसिव फीचर है, ग्रीन पॉड वो डोमिनेंट फीचर है। इसी तरह से सीड का कलर दो तरह के मिल जाएंगे, येलो और ग्रीन। तो सीड का जो येलो कलर है वो डोमिनेंट होता है और ग्रीन कलर वाले रेसेसिव होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 72, आफ्टर 72 93 देख लेते हैं 93 क्या बोल रहा है। हाँ, द गिवन फिगर इज ऑफ एडिपोज टिश्यू, यानी फैटी टिश्यू का है ये। आइडेंटिफाई मार्क्ड अल्फाबेट्स, यानी कौन कौन से ए देखना है मुझे, बी देखना और सी देखना। ए फैट स्टोरेज एरिया, हाँ साहब फैटी टिश्यू है तो ए फैट स्टोरेज एरिया है, बड़ा सारा दिख रहा है। बी न्यूक्लियस, वो पेरिफेरल पोजीशन एक्वायर करेगा, ज़्यादातर तो फैटी रहेगा, बी न्यूक्लियस है, सही बात है। सी वो बोल रहा है सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन ही होगी सी वाली, ये तो फैट का आउटिंग है और ये सेल मेम्ब्रेन होगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 193 करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एडिपोज टिश्यू का है। नेक्स्ट अगला, ओके तो ये आई थिंक बॉटनी वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। ये फुल सिलेबस टेस्ट है, आप अपने आप को अच्छे से इवेल्युएट कर सकते हैं इसमें। अब अपने पास 15 दिन आपके पास बचे हैं अच्छे से, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इनमें अच्छे बढ़िया तरीके से रिवाइज कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि अब लास्ट मोमेंट में आपको नया पढ़ना तो बिल्कुल बंद करना चाहिए, नया पढ़ना बंद कर दीजिए। ये जो पुराना आपने पढ़ के रखा है इसे रिवाइज कीजिए, ये जो टेस्ट है इन पर फोकस कीजिए, रिवीजन एंड रिवीजन एंड रिवीजन एंड रिवीजन। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड मटेरियल कंटेंट आपके पास है उससे तो रोज पढ़ते रहिए, इन्फॉर्मेशन बेस्ड है वो तो। बाकी नया पढ़ना मेरे हिसाब से 15 दिन पहले बंद करना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन फिर बनते हैं हमारे पास, मेमोरी प्रोटीन परमानेंट प्रोटीन नहीं बन पाते, उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, एम्बिग्युइटी डेवलप होती है। तो मेरा तो ऐसा सजेशन है, रेस्ट पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी करती है, लेकिन बाय एंड लार्ज जो मेरा देखने में आया है वो ये है कि अगर आप लास्ट मोमेंट तक याद करते रहोगे तो फिर आप उससे एनालिसिस नहीं कर पाओगे, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होने वाला है। तो
अब इतना समय बचा है, रिवीजन कीजिए और टेस्ट दीजिए, दैट्स इट। चलिए, तो ये टेस्ट यहीं एनालिसिस कंप्लीट हो रहा है। अगले टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स।